हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेंटल केरीज से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। प्राइमरी केरीज। प्राइमरी केरीज मतलब केरीज का पहला अटैक, फर्स्ट एवर अटैक। जब भी हमारे दांतों में सबसे पहली बार केरीज का अटैक होता है या हमारा दांत में केरीज लगता है, उसे हम प्राइमरी केरीज कहते हैं। प्राइमरी केरीज क्योंकि पहला एनकाउंटर होता है टूथ का केरीज से, पहली बार किसी दांत में लग रही होती है, इसी वजह से प्राइमरी केरीज हमेशा एक इंटैक्ट नेचुरल टूथ सरफेस पे होती है एज़ कंपेयर टू किसी और दांत के जिसमें पहले से ही केरीज हो। इसीलिए जो प्राइमरी केरीज है, अगर शॉर्ट में बोलें तो पहला अटैक होता है पहली बार दांत का केरियस लीजन से, और ये एक इंटैक्ट और ऐसे सरफेस पे होती है जहाँ पर पहले केरीज नहीं होती है। सेकेंडरी केरीज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेकेंडरी मतलब दूसरी बार। इसमें क्या होता है, आपका पहले का कोई केरियस लीजन होता है या फिर कोई रेस्टोरेशन होती है पुरानी, या फिर कोई अरेस्टेड केरीज होती है, वहाँ पर फिर से केरीज का अटैक होता है और वहाँ पर केरीज डेवलप होने लग जाती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी केरीज। यूजुअली हम सेकेंडरी केरीज को दांतों के जंक्शंस में देख सकते हैं या फिर कोई पुरानी रेस्टोरेशंस के आसपास या नीचे। क्योंकि ये दोबारा होती है इसीलिए इसको हम रिकरेंट केरीज भी कहते हैं। इंसिपिएंट केरीज। इंसिपिएंट केरीज केरियस प्रोसीजर का सबसे अर्ली स्टेज, सबसे इनिशियल स्टेज होता है। मतलब केरीज बस स्टार्ट ही हो रही होती है। इसीलिए अगर हम इसे अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहले पता चल जाता है इनिशियल स्टेजेस में ही, तो हम इसे रीमिनरलाइजिंग एजेंट्स के हेल्प से दोबारा हम उस सरफेस को रीमिनरलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें रीमिनरलाइजेशन फिर से हो रहा है एक बार केरीज होने के बाद भी, इसीलिए हम इसे रिवर्सिबल प्रोसीजर और रिवर्सिबल केरीज भी कहते हैं। कैविटेटेड केरीज, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो ही रहा है, कैविटेटेड मतलब कैविटी बन जाती है। इसमें जो इनामल है वहाँ पर कैविटी बन जाती है और केरीज डेंटिन तक प्रोग्रेस कर जाती है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कैविटी बन जाती है, ये इनिशियल स्टेज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रीमिनरलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होता है और अल्टीमेटली इसका रेस्टोरेशन करना ही इसका उपाय होता है। क्योंकि इस कंडीशन में रीमिनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसे इरिवर्सिबल केरीज भी कहते हैं। पिट एंड फिशर केरीज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पिट एंड फिशर, जहाँ जहाँ पिट और फिशर होते हैं ये केरीज उन्हीं एरियाज़ में होती है। इनका होने का कारण क्या है? क्योंकि पिट और फिशर का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जहाँ पर खाना फंस जाता है, और अगर हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं उस एरिया को, तो वहाँ पर केरीज डेवलप हो जाती है। पिट और फिशर केरीज के लिए बहुत ही कॉमन साइट है जहाँ पर अक्सर हमें केरीज देखने को मिलती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं पिट एंड फिशर केरीज। फॉरवर्ड केरीज मतलब आगे की तरफ बढ़ने वाली केरीज। इस केरीज में, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो केरीज का कोन है वो एनामल में बड़ा होता है या फिर डेंटिन के बराबर होता है, बट मोस्टली बड़ा होगा या सिमिलर साइज का भी हो सकता है। और आप जब इसको देखेंगे, जब ये डेंटिन में प्रोग्रेस होगा तो ये एक तरीके से ऐसे लगेगा कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, इसीलिए हम इसे फॉरवर्ड केरीज कहते हैं। बैकवर्ड केरीज। बैकवर्ड केरीज मतलब पीछे की तरफ केरीज का बढ़ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनामल और डेंटिन की जो जंक्शन है, डेंटिनो इनामल जंक्शन, वहाँ पर जब केरीज है वो लिटरली फैलने लग जाती है और वहाँ से बैकवर्ड वो पीछे के इनामल जो इंटैक्ट होता है उस इनामल को अटैक करती है। तो ऐसे लगता है कि केरीज पीछे की तरफ से आगे को बढ़ रही है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए हम इसे बैकवर्ड केरीज कहते हैं। आप इसे सेम चीज़ को डायग्राम में भी देख सकते हैं कि केरीज किस तरीके से लिटरली डेवलप हो रही है और साइड्स में जाकर जो इंटैक्ट इनामल है उसको पीछे की तरफ से अटैक कर रही है। एक्यूट केरीज।
ये एक प्रकार की केरीज होती है जो रैपिड ऑनसेट होता है जिसका, और जो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाती है। इसका जो लीजन है वो लाइट येलो कलर का होता है, सॉफ्ट टेक्सचर होता है और बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है। और ये आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा दांतों को अटैक करती है और इन्वॉल्व कर लेती है। सेंसिटिव टीथ और पल्प एक्सपोजर इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। क्रॉनिक केरीज, इस केरी का ऑनसेट भी स्लो होता है और ये स्प्रेड भी धीरे धीरे होती है। जो लीजन है उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट वाली, और यहाँ का जो दिखने में लीजन है वो डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक कलर तक का भी हो सकता है। एक्यूट में हमें वो येलोइश दिखता था। मोस्ट कॉमनली ये रेस्टोरेशंस के एजेस, किनारों में या फिर फ्रैक्चर्ड प्लेसेस में पाया जाता है। रेसिडुअल केरीज, जैसा कि नाम सजेस्ट कर ही रहा है, रेसिडुअल मतलब बची हुई। ये वो बची हुई केरीज होती है जो कि आफ्टर टूथ प्रिपरेशन कोई डेंटिस्ट या तो जानबूझ के छोड़ देता है या फिर उससे गलती से छूट जाती है। डेंटल प्रैक्टिस में इसका छूट जाना, केरीज का जो थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस से छूट जाती है या फिर गलती से छूट जाती है, इसके लिए कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। पर अगर कई बार क्या होता है, हमारा जो लीजन होता है वो बहुत ही डीप होता है, तो उस समय हम जानबूझ के उस लीजन का जो नीचे वाला पोर्शन, थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा हम छोड़ देते हैं ताकि पल्प एक्सपोज ना हो जाए। डीप केरीज में हम ज़्यादा एक्सवेट कर देते हैं तो उसकी वजह से पल्प एक्सपोज होने के चांसेस हो जाते हैं और उसके बाद फिर टूथ रूट कैनाल ही जाएगा। पर अगर हम थोड़ी सी लेयर छोड़ देते हैं, हो सकता है उसमें बाद में रीमिनरलाइजेशन हो जाए और वो केरीज वहीं पे अरेस्ट हो जाए। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रेसिडुअल केरीज दो तरीके की हो सकती है। एक्सीडेंटल, जो कि गलती से नेग्लिजेंस से छूट जाती है, और दूसरी है रेसिडुअल केरीज इंटेंशनल, जो हम जानबूझकर छोड़ते हैं। स्मूथ सरफेस केरीज, ऐसी केरीज जो स्मूथ सरफेस में होती है, ये कोई जंक्शन वंक्शन में नहीं होती है, ये स्मूथ सरफेसेस में होती है जो दांतों की। ये उन स्मूथ सरफेसेस पे होती है जहाँ पर बहुत दिनों तक प्लाक इकट्ठा होता जाता है और वहाँ पर फिर केरीज डेवलप होने लग जाती है। स्मूथ सरफेसेस जैसे कि प्रॉक्सिमल सरफेस होती है दांतों की, या फिर जिंजाइवल 1/3 होता है, फेशियल सरफेस या फिर लिंगुअल सरफेस, ऐसी सरफेस जो हमेशा स्मूथ रहती हैं, जहाँ पर लगता नहीं है केरीज होगा बट लेकिन वहाँ पर केरीज हो जाती है, इन्हें हम स्मूथ सरफेस केरीज कहते हैं। रूट सरफेस केरीज, रूट सरफेस है, इसका मतलब ये रूट के सरफेस पे होगा। ये मोस्टली ऐसी सरफेसेस पे होता है जो रूट की सरफेसेस एक्सपोज हो जाती हैं, जिधर से जिंजाइवल रिसेशन हो जाता है, वैसी सरफेसेस पे पाया जाता है। मोस्टली हम इसे एल्डरली पीपल, बूढ़े लोगों में देखते हैं, इसीलिए हम इसे सेनाइल केरीज भी कह सकते हैं। रूट सरफेस केरीज बहुत रैपिडली स्प्रेड होती है और ये बहुत ही क्लोज होती है पल्प के, इसीलिए यहाँ पर रेस्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसका स्प्रेड फास्ट होता है, इसीलिए हमें इसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना भी ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.